देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ अयाज। तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेज खबर 24 के शो फेस टू फेस में। और मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका सिंह चौहान। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी शख्सियत से, अपने एक ऐसे मेहमान से जो कि मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के डीन भी हैं, डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस फील्ड के आने के बारे में और साथ ही साथ मेडिकल फील्ड से जुड़ी कुछ खास और दिलचस्प बातें। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सर अपने बारे में कुछ बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, एजुकेशन के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कुछ। मेरा जो मैं बेसिकली रहने वाला इंदौर का हूँ। मेरे पेरेंट्स नागपुर के थे। वो लोग फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस होने की वजह से इंदौर आ गए थे। तो मेरा जन्म इंदौर में हुआ और तब और उसके पेरेंट्स इंदौर में हैं, मैं यहाँ आया। उसके बाद मेरा एजुकेशन जो था स्कूलिंग और कॉलेज इंदौर से हुआ। पूरी स्कूलिंग इंदौर से हुई हैगी। और उसके बाद मैंने एमजे मेडिकल कॉलेज में बीबीएस किया और वहीं से फिर मैंने एमडी मेडिसिन किया। उसके बाद फर्दर स्टडीज़ के लिए मुंबई में रहा। मैं वहाँ जसलोक हॉस्पिटल मुंबई में एज ए सीनियर रेसिडेंट आईसीयू में मैंने काम किया है। और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिटिकल केयर था। सीरियस पेशेंट पे ही मैंने अधिक से अधिक काम किया है। और इसके अलावा फिर बीच में विदेशों में भी कुछ समय का मौका मिला जहाँ मैंने कुछ पढ़ाई की, जैसे डिप्लोमा कार्डियोलॉजी में भी किया। और इसके अलावा फिर जब यहाँ मैं रहा तो कई विभिन्न जर्नल्स में अपना पब्लिकेशन दिया। और जहाँ तक मेरे एकेडमिक अचीवमेंट का सवाल रहा तो करीबन 20-22 मेरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं। और विभिन्न कॉन्फ्रेंस में मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे जो पीजी से रिलेटेड और काफ़ी फैकल्टी से रिलेटेड प्रेजेंटेशन दिए। जैसे एक अभी रिसेंट में मैंने हमारी डायबिटिक स्टेट कॉन्फ्रेंस दी इलाहाबाद की, वहाँ मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। एक बार जयपुर में RSDA में वहाँ मेरा हुआ। और अभी एक सेंट्रल इंडिया में एक इंदौर में एक डायबिटीज़ इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वहाँ मेरा पार्टिसिपेशन है। तो ऐसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पे मेरा प्रेजेंटेशन रहा है, जो हर साल मेरे 1 या 2 प्रेजेंटेशन रहे। तो ये मेरे एक अचीवमेंट रहे। इसके अलावा करीबन इन मेरे करियर के 20-22 साल के अंदर कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट्स की मैंने थीसिस कराई है कि। और सभी यूनिवर्सिटी में मैं एग्जामिनर के रूप में भी गया हूँ, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या उत्तर प्रदेश हो या MP के सभी मेडिकल कॉलेज में एज ए MBBS का और PG का दोनों के एग्जामिनर भी मैं रहा हूँ, एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम। तो सर इस फील्ड में आपने पहले से ही आने का सोचा था? हाँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर जो है उन्होंने ही वो मेरे लिए प्रेरणा थी और उन्होंने ही कहा कि आपको इस फील्ड में आना हैगा। वैसे मेरा मैथमेटिक्स अच्छा था, लेकिन मेरी बड़ी जो सिस्टर है जो भोपाल में रहती है उनका शुरू से वो रहा है कि मैं हेल्थ में ही मेडिकल एजुकेशन लाइन में ही आऊँ, इसलिए इस तरफ मेरा झुकाव बढ़ा।
सर आजकल के जो यूथ हैं वो मेडिकल के फील्ड में जो आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कोई गाइडेंस मिल सकती है उन्हें? ये अभी भी एक नोबल प्रोफेशन है और पूर्व में तो इस प्रोफेशन की प्राथमिकता प्रथम रहा करती थी, द्वितीय पे इंजीनियर रहा करते थे। तो आज भी जो हम देखते हैं, जो सर्वे हुए उसमें भी ये प्रथम प्राथमिकता जो है हमारी नोबल प्रोफेशन होने की वजह से यही रही हैगी। और इंजीनियरिंग आज की तुलना में एज कम्पेयर टू मेडिकल काफ़ी आगे बढ़ रहा है, लोगों का उधर झुकाव आ रहा है। और कुछ हो सकता है कि आज के इसमें इसको जो मेडिकल प्रोफेशन को कंज्यूमर एक्ट की वजह से एक प्रोफेशन न करके एक बिजनेस के रूप में लोग समझने लगे, पर ऐसा नहीं है। आज भी हम लोग ऐसे हैं जो इसको एक हेल्थ सर्विसेज के रूप में ही देखना चाहते हैं और उस पर ही और ये काम कर ही रहे हैं। और शासन की जो विभिन्न नीतियाँ है उसका इम्प्लीमेंट करा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक मरीजों को लाभान्वित हो सके। सर पहले भी आप 1 से 1.5 साल मतलब डीन रह चुके हैं और फिर आप बने हैं, तो क्या इस बार कुछ न्यू आइडियाज़ लेकर के आए हैं आप? हाँ, मेरा जो सूचना है जो हम लोगों को कि मैं कॉलेज का संस्था का प्रमुख हूँ, तो उसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से मेरा जो ऑब्जेक्टिव शुरू से रहा है वो पेशेंट सेंट्रिक रहा है कि मरीज जो हमारे पास से आ रहे हैं, जो हम लोगों से अपेक्षा लेकर आ रहे हैं, उनको हम कितना अच्छे से अच्छे सेवाएं दे सकें। तो इसके लिए मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव है कि सबसे प्रथम जो है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जिसमें उन लोगों को सर्व सुविधा रहे। दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारे हेल्थ के लिए जो इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है वो इक्विपमेंट की कमी ना आए जिससे मरीजों को रेफ़र करना पड़ जाए। और तीसरा इसके लिए मेन पावर, तो उसका रिक्रूटमेंट किस अधिक से अधिक मेन पावर जब रहेगा, हमारे अधिक वार्ड बॉय रहेंगे, नर्सिंग स्टाफ रहेगा, तो कितनी भी संख्या में मरीज रहे उनकी हम अच्छे से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे कि हमारे यहाँ जो भी पद खाली है, जो सीट खाली है, उसको रिक्रूटमेंट करना और इक्विपमेंट की जहाँ कमी आ रही है उसको शासन के द्वारा डिमांड भेज के उसको मंगवाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा इस बार। सर आज के परिवेश में देखा जा रहा है बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उसके लिए क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलेंगे, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे? जैसे पूर्व में भी कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल पहुंचने से ही पहले अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो कई बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो डिसीजेस बढ़ रही है वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं। नॉन कम्युनिकेबल एक से दूसरे को नहीं होती है और वो पारिवारिक बीमारी हो सकती है, जेनेटिक बीमारियाँ हो सकती है। पहले पूर्व में इन्फेक्शस डिसीज़ कॉमन हुआ करती थी, एक से दूसरे को फैलने वाली, जैसे टीबी है और अन्य बीमारियाँ हैं। लेकिन अभी ज़्यादा देखने में जो हम लोग देख रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का समय आ गया है। पहले 20% नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती थी और कम्युनिकेबल जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाली 80% बीमारियाँ होती थी। अब करीबन ये 50% हो गई है। तो वो जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ये कुछ हद तक के हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ है तो ये खान पान से संबंधित बीमारी होती है, फेमिलियल बीमारी होती है, तो कुछ हद तक हम इसमें डाइट से, एक्सरसाइज से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन का भी यही है कि कम से कम नमक की मात्रा यूज़ की जाए, कम से कम शक्कर की मात्रा यूज़ की जाए खाने पीने में, तो हो सकता है कि हम जो है इस बीमारी को आगे डिले कर सकते हैं। तो हाइपरटेंशन डायबिटीज़ एक तेज़ी से फैलती हुई बीमारी है जो है, जिसके गंभीर परिणाम भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक इन्फेक्शस डिसीज संभाल है, जैसे कोविड के दौरान जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कही थी कि डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए और अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन फैला है तो मास्क लगाना चाहिए। फ्रिक्वेंटली जो हाथों का धोना सबसे ज़रूरी होता है खाने के पूर्व। तो जो हम बच्चों को एक एटिकेट बताते हैं कि खांसते समय अपने को रुमाल रखना है या हाथ रखना है, यही एक प्रिवेंशन है जो बच्चों को बताया जाना चाहिए ताकि भविष्य में जब वो बड़े हो और इन बीमारियों के बारे में जाने तो उसकी जो नींव है वो मजबूत रहे प्रिवेंशन की। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स आते हैं अक्सर उन्हें बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, तो क्या उनके लिए कुछ सुधार करेंगे आप? हम लोग उसी उद्देश्य के साथ में ही कार्य करेंगे। हमारे अध्यक्ष कमिश्नर साहब हैं और आप यहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस पर काफ़ी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि मरीजों को असुविधा ना हो, जब वो इंटर करे तब से लेकर उसका जब भर्ती हो जाए तब तक के लिए उसको कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। इसीलिए हम लोग कैजुअलिटी से लेकर जहाँ वो भर्ती होता है वहाँ तक की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे
और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो ये जान ही नहीं पाता है कि उसकी इस बीमारी से वो ग्रसित है। तो हम एक टीम बना रहे हैं जो काउंसलिंग करे, जो ये उसके बारे में बताए, वो फैकल्टी उसके बारे में उस बीमारी के बताए, ताकि उसके मन में जो जिज्ञासा है, जो एंजाइटी है, वो दूर हो सके। तो कई बार यही होता है कि जो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो कलह होता है, या बीच में जो लड़ाई झगड़े की जो बारी आती है, वो इसी वजह से आती है कि वो उस बीमारी के खतरे के बारे में जान ही नहीं पाता है। सर, ओपीडी और वार्ड में जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं, तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि उनकी पर्याप्त सेवाएं जो है मरीजों को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में वो आप क्या एक्शन लेंगे? अभी मैंने अधीक्षक से बात की, हम कल इसमें एक मीटिंग ले रहेंगे और बाकी विभागाध्यक्ष को बुलाएंगे, क्योंकि ये शिकायतें अक्सर देखने को मिल रही है कि कई बार कई फैकल्टी समय पर पूर्णतः राउंड नहीं दे पाती है, तो उस पर हम कार्य करेंगे और मरीजों को ये शिकायत न मिले, इसका ध्यान हम रखेंगे। सर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज जो है, तो उसमें आप ऐसा क्या करना चाहते हैं? क्या नए आइडियाज़ ले आना चाहते हैं? क्या कुछ वैसी चीज़ें ले आना चाहते हैं जैसे कि उस कॉलेज का नाम भी सभी कॉलेज में, सभी मेडिकल कॉलेज में गिना जाए? जहाँ तक मैंने पहला हमारा था कि पेशेंट सेंट्रिक हो, सेकंड हम लोग ये मेडिकल कॉलेज है, तो हम हमारे यहाँ MDRE यूनिट जो है, मेडिकल रिसर्च यूनिट जो है, वो अभी पूरे MP में सबसे ज़्यादा एक्टिव है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे हैं। और पूरे हमारी जो MDRE की पूरी देश में जितनी यूनिट हैं, उसमें हमारा चौथा स्थान है। तो एक हमारी ये हम उपलब्धि सब कॉलेज से अलग रह के हम अधिक से अधिक रिसर्च पे ध्यान देंगे। तो हमारी जो रिसर्च यूनिट है, इसको हम स्ट्रेंथनिंग मतलब उसको और मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे, ताकि अधिक से अधिक रिसर्च हो और हमारे यहाँ से कुछ ऐसी नई चीज़ निकल के आए जो अन्य कॉलेज में अभी नहीं हो रही है। तो पूरा फोकस हमारा अभी रिसर्च पे भी रहेगा। और नेचुरली कॉलेज है, तो हम लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं, जितना अधिक ये रिसर्च करेंगे उतनी ही हमारी मार्किंग ऊपर होगी। तो एक तो हम लोग इस पर कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ के MBBS करते हैं, इनका जो देश विदेश में अधिक से अधिक सिलेक्शन हो। जैसे अभी हमारे कुछ छात्रों का देश के अच्छे संस्थानों में सिलेक्शन हुआ है PG के लिए। इसके अलावा कई हमारे छात्र विदेशों में भी पहले अटैम्प्ट में ही पास होकर वहाँ रेसिडेंसी कर रहे हैं, अभी न्यूरोलॉजी में और इंटरनल मेडिसिन में। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमारे छात्र जो है देश विदेश में अच्छा करें और हमारे संस्था का नाम ऊँचा करें। सर, टाइम मैनेजमेंट की तो कमी होती होगी आपको, तो आप अपने लिए कैसे टाइम निकालते हैं? फैमिली के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? हाँ, कोशिश रहती है कि किसी जो भी समय मिलता है, समय उन लोगों को भी दें। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना समय देना चाहिए उतना नहीं दे पाते हैं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि जब भी समय मिले तो बच्चों को, वाइफ को देने की कोशिश की जाती है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आज मतलब आजकल के जो युवा वर्ग हैं और समाज के लिए क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे उन्हें? अभी हम लोग अक्सर ये देखने में आ रहे हैं, हमारे जहाँ तक मैं मेडिसिन की बात करूँ तो प्रतिदिन अधिकतर युवा, जैसे लड़कियाँ हैं, वो सुसाइड काफ़ी अटेम्प्ट करती है। और हमारे यहाँ आए दिन कभी सल्फास और कभी आर्गेनोफॉस्फोरस बाइंडिंग के प्रतिदिन 4 से 5 केसेस भर्ती होते हैं। और तो ये लोग को काउंसलिंग की ज़रूरत है, पारिवारिक चाहे काउंसलिंग हो। तो इन लोगों को जो डिप्रेशन या अवसाद जो हो रहा है, इसको दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा तो, और तीसरा में ये देखने में आ रहा है कि जो जब हम लोग नाइट में राउंड पे लेते हैं, तो अक्सर मैंने देखा है कि वार्डों में जो अल्कोहल लेकर आना और ड्रग्स लेकर वार्डों में प्रवेश करना, ज़्यादा करके हम देखते हैं। जब मैं 10 बजे 11 बजे रात को देखता हूँ तो ये लोग अधिकतर मरीजों के परिजनों के रूप में मिल जाते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि हमें अभी जो है शराब पे और ड्रग्स पे युवाओं को दूर रखने की आवश्यकता है। तो अधिक से अधिक इस पर परिचर्चा किया जाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हमारे जो युवा पीढ़ी है इन व्यसनों से दूर रहे। थैंक यू सर, आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज इंदुलकर सर, जिनका विंध्य सहित रीवा में पूरे क्षेत्र में चिकित्सा के नाम पर एक बहुत ही बड़ा नाम उनका है। और उनके बात करने के दरमियान हमने यह पता किया कि उन्होंने एक युवा वर्ग को ऐसा संदेश दिया है जिससे कि
उन्हें एक नया रास्ता मिल सकता है, इस मोड़ पे नया रास्ता मिल सकता है, और साथ ही साथ इस फील्ड में कैसे आना है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने हमें बलबूती सारी जानकारी दी है। अगली बार फिर हम आपको ऐसे ही खास मेहमान के साथ मिलाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। अगर आपने हमारा वीडियो YouTube पे देखा है तो YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे वीडियो को Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह की तमाम छोटी मोटी खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में।